सभी को नमस्कार। आज हम रीट परीक्षा के लिए शिक्षण विधियों की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। जो शिक्षण विधियां हमारे द्वारा पढ़ाई जाएंगी वो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं के शिक्षण के लिए काम में ली जा सकती हैं। दोनों भाषाओं में हम इन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों भाषाएं एक जैसी हैं, एक जैसी होने के कारण इनका प्रयोग दोनों के अंतर्गत किया जा सकता है। भाषा की शिक्षण विधियों के बाद में अंत में हम सामाजिक विज्ञान विषय की शिक्षण विधियों पर भी चर्चा करेंगे। शिक्षण विधियों से संबंधित सभी तथ्य अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आपको अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आज शिक्षण विधियों का पहला भाग लेकर के हम आए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षण होता क्या है, शिक्षण किसे कहते हैं। अगर हम शिक्षण शब्द की चर्चा करें कि शिक्षण शब्द की रचना कैसे हुई है, तो ध्यान दें, शिक्षण शब्द शिक्ष धातु में लुट प्रत्यय या हिंदी के अनुसार देखें तो अन प्रत्यय के जुड़ने से बना है। शिक्षण शब्द कैसे बना है, तो इसमें शिक्ष धातु है, संस्कृत में देखें तो लुट प्रत्यय है, हिंदी के अनुसार देखें तो अन प्रत्यय है। इससे मिलकर के शिक्षण शब्द बना है। फिर इसका अर्थ होता है सीखना। शिक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है, उस सीखने की प्रक्रिया को ही शिक्षण के नाम से पुकारा जाता है। जो भी हम सीखते हैं, कहीं से भी सीखते हैं, चाहे हम विद्यालय में सीखें, घर पर सीखें, किसी भी व्यक्ति से सीखें, बालक से सीखें, सीखने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। अब देखिए, जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं तो विद्यालय में दो तरह के शब्द अपने पास में आते हैं, शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली। जैसे हम बोलें आगमन, आगमन विधि है, निगमन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। लेकिन यदि हम शब्द बोलते हैं किंडरगार्टन, तो किंडरगार्टन बोलने पर प्रणाली शब्द सामने आता है। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली, मोंटेसरी शिक्षण प्रणाली। तो कहीं विधि शब्द लिखा हुआ मिलता है, कहीं प्रणाली शब्द लिखा हुआ मिलता है। इस विधि और प्रणाली में क्या अंतर होता है? यदि हम सामान्य रूप से देखें शिक्षण विधि क्या है, तो शिक्षण विधि प्रणाली की अपेक्षा एक छोटी चीज है। यानी कोई भी शिक्षक किसी कक्षा में पढ़ाता है, कक्षा में अपनी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए शिक्षक के द्वारा जो तरीका काम में लिया जाता है उसको हम शिक्षण विधि कह सकते हैं। एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय उस शिक्षक का पढ़ाने का जो तरीका है, पढ़ाने के लिए वह जो तरीका काम में लेता है, उसे तो हम शिक्षण विधि कहते हैं। और एक विद्यालय है, उस विद्यालय की गतिविधियां किस प्रकार से संचालित हो रही हैं। सुबह से विद्यालय शुरू होता है, शाम तक चलता है, तो उसका संचालन का तरीका क्या है, उस तरीके को शिक्षण प्रणाली कह सकते हैं। तो यही दोनों में अंतर है। तो दोनों में हम देखते हैं पहले शिक्षण विधि और शिक्षण प्रणाली में अंतर क्या होगा, कैसे होगा। पहले लेते हैं शिक्षण विधि को कि शिक्षण विधि तो क्या है। तो देखिए, किसी भी शिक्षक के द्वारा किसी कक्षा में पढ़ाते समय अपनी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जो तरीका काम में लिया जाता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। कोई भी शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है, पढ़ाते समय उसको विषय वस्तु प्रस्तुत करने का उसका जो तरीका है, उस तरीके को शिक्षण विधि कहते हैं। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि एक कक्षा में एवं एक निश्चित कालांश में एक शिक्षक के द्वारा संचालित गतिविधि ही शिक्षण विधि कहलाती है। एक कक्षा होगी, उस कक्षा में एक निश्चित कालांश होगा, उस कालांश में शिक्षक के पढ़ाने का तरीका होगा, उसे शिक्षण विधि कह सकते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित होता है। शिक्षण प्रणाली की अपेक्षा शिक्षण विधि का क्षेत्र है वो सीमित होता है। यह केवल एक कक्षा को और एक शिक्षक विशेष को ही प्रभावित करती है। शिक्षण विधि केवल एक कक्षा तक सीमित हो जाती है, एक शिक्षक तक सीमित हो जाती है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित माना जाता है।
अब चलते हैं शिक्षण प्रणाली क्या होती है, शिक्षण प्रणाली किसे कहते हैं। तो देखिए, एक विद्यालय सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से संचालित होता है, विद्यालय के संचालन का जो तरीका होता है उसे हम शिक्षण प्रणाली कहते हैं। विद्यालय का संचालन का जो भी तरीका है उसको शिक्षण प्रणाली के नाम से पुकारा जाएगा। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि विद्यालय में संचालित होने वाली समस्त गतिविधियां शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। विद्यालय के संचालन का तरीका, उसकी सभी गतिविधियां ही शिक्षण प्रणाली है। इस प्रकार दोनों की तुलना करें तो शिक्षण विधि की अपेक्षा शिक्षण प्रणाली का क्षेत्र है वो व्यापक माना जाता है। शिक्षण विधि केवल एक शिक्षक और एक कक्षा को प्रभावित करती है और शिक्षण प्रणाली है वो संपूर्ण विद्यालय को प्रभावित करती है। तो यही दोनों में अंतर है। शिक्षक का पढ़ाने का तरीका शिक्षण विधि है और विद्यालय के संचालन का तरीका शिक्षण प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब हम भाषाओं को पढ़ रहे हैं, संस्कृत और हिंदी भाषा के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो भाषा के अलग अलग क्षेत्र हैं, भाषा की अलग अलग विधाएं हैं। भाषा में कभी हमें व्याकरण पढ़ना पड़ता है, कभी गद्य पाठ पढ़ना पड़ता है, कभी पद्य पाठ कविता को पढ़ना पड़ता है, कभी नाटक पाठ सामने आ जाता है, तो कभी रचना शिक्षण यानी कहानी कैसे लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं, इनका तरीका होता है। कभी हम बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं, कभी उनको बोलना सिखाते हैं, कभी लिखना सिखाते हैं। तो ये शिक्षण के अलग अलग तरीके भाषाओं में काम में लिए जाते हैं। तो हम यहाँ जो शिक्षण विधियां पढ़ेंगे वो अलग अलग शिक्षण के अनुसार विभाजित करके पढ़ेंगे। व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधियां हो सकती हैं, गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधियां काम में ली जा सकती हैं, तो उनको उनके शिक्षण के अनुसार अलग अलग विभाजित किया गया है और उसी के अनुसार हम इनका अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं व्याकरण शिक्षण को, कि व्याकरण क्या है और व्याकरण को किन किन विधियों से पढ़ाया जा सकता है, व्याकरण पढ़ाने की विधियां कौन सी होंगी, उनको किन श्रेणियों में बांटा जाता है और उनमें सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो सकती है। ये सभी बातें अपने सामने आएंगी। उन विधियों को पढ़ने से पहले हम व्याकरण के बारे में सामान्य तथ्यात्मक जानकारियां पढ़ते हैं कि व्याकरण से संबंधित अन्य बातें क्या पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले देखें कि व्याकरण शब्द कैसे बना है, व्याकरण शब्द की रचना कैसे हुई है। तो देखिए, व्याकरण शब्द है वो वी और आंग दो तो उपसर्ग हैं, वी और आ दो तो उपसर्ग है, क्री धातु है और संस्कृत के अनुसार ल्युट प्रत्यय और हिंदी के अनुसार अन प्रत्यय के जुड़ने से व्याकरण शब्द बना है। वी आ दो उपसर्ग हो गए, क्री धातु हो गया और ल्युट प्रत्यय, संस्कृत में पूछें तो ल्युट प्रत्यय, हिंदी में पूछे तो अन प्रत्यय, इनके मिलाने से व्याकरण शब्द बना है। फिर व्याकरण की परिभाषा क्या है, किसे व्याकरण कहते हैं, तो इसके लिए एक परिभाषा हमें पढ़ने को मिलती है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। इसका मतलब क्या है कि जिसके द्वारा हमें शब्दों की रचना का ज्ञान करवाया जाता है, ऐसा शास्त्र जो हमें शब्द की रचना का ज्ञान करवाता है कि शब्द कैसे बना है, उसमें उपसर्ग क्या है, मूल शब्द या धातु क्या है, प्रत्यय क्या है। तो शब्दों की रचना का ज्ञान करवाने वाला जो शास्त्र है उसी को व्याकरण शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। जिससे हमें शब्द की रचना का ज्ञान होता है उसे हम व्याकरण शास्त्र के नाम से पुकारते हैं। व्याकरण की एक और विशेष परिभाषा देने वाले विद्वान अपने सामने आ रहे हैं। लेनॉर्ड ब्लूमफील्ड नामक एक विद्वान है। उन लेनॉर्ड ब्लूमफील्ड ने किस प्रकार से व्याकरण की परिभाषा दी है, इनको देखें तो उन्होंने कहा है कि भाषिक रूपों की सार्थक एवं क्रम युक्त व्यवस्था ही उस भाषा का व्याकरण है। कोई भी अपने पास में भाषिक रूप आते हैं, भाषा के रूप आते हैं, उनकी हम सार्थक और क्रम युक्त व्यवस्था को देखते हैं तो उस सार्थक और क्रमयुक्त व्यवस्था का नाम ही व्याकरण है। व्याकरण की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? लेनार्ड ब्लूमफील्ड हैं। तो इस तरीके से हम भाषाक तत्व जहां पढ़ते हैं, सार्थकता पढ़ते हैं, क्रम व्यवस्था पढ़ते हैं, उसे ही व्याकरण के नाम से पुकारा जाता है।
फिर चलते हैं कि व्याकरण को षड वेदांगों में भी शामिल किया गया है। वेद के 6 अंग माने जाते हैं, षड वेदांग होते हैं। उन षड वेदांगों में व्याकरण भी एक वेदांग माना गया है। इन षड वेदांगों को वेद पुरुष के अलग अलग अंग के रूप में भी कल्पित किया गया है। तो कभी हमसे पूछ लिया जाए कि व्याकरण को वेद पुरुष के किस अंग के रूप में माना गया है, तो व्याकरण को षड वेदांग में सम्मिलित करते हुए उसे वेद पुरुष के मुख्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। यहां हम थोड़ा विस्तृत भी पढ़ लेते हैं कि वेद के 6 अंग कौन कौन से हैं और उनको किस अंग के रूप में कल्पित किया गया है। सबसे पहले है वेद का सबसे पहला अंग है व्याकरण। व्याकरण को वेद पुरुष का मुख माना गया है। दूसरा आता है ज्योतिष। ज्योतिष को वेद पुरुष की आंख के रूप में कल्पित किया गया है। फिर है निरुक्त। निरुक्त वेद पुरुष का कान है। पूछ लिया जाए वेद पुरुष का नाक किस वेदांग को कहा गया है, तो वो है शिक्षा। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा को वेद पुरुष का नाक माना गया है। कल्प एक अगला अंग है, इसे वेद पुरुष के हाथ के रूप में माना गया है। तो छंद भी वेदांग है और इसे पैर के रूप में स्वीकार किया गया है। दोनों पैर वेद के छंद हैं, वो छंद वेद के दोनों पैर हैं। इस तरीके से षड वेदांग हैं। व्याकरण आंख के रूप में, व्याकरण मुख के रूप में, ज्योतिष आंख के रूप में, निरुक्त कान के रूप में, शिक्षा नाक के रूप में, कल्प को हाथ के रूप में और छंद को पैर के रूप में माना गया है। पूछ लिया जाए इन 6 अंगों में भी सबसे प्रधान अंग कौन सा है, तो जैसे हमारे शरीर में मुख सबसे प्रमुख होता है और मुख है व्याकरण, तो षड वेदांगों में व्याकरण सबसे प्रमुख या सर्वप्रधान अंग भी माना गया है। ये जो षड वेदांग हैं, इन षड वेदांगों में व्याकरण को सर्व प्रमुख या सर्वप्रधान वेदांग के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम, ये कथन लिखा हुआ मिलता है। 6 अंगों में व्याकरण सबसे प्रधान अंग माना जाता है। अब पूछा जाए कि व्याकरण का ज्ञान सबसे पहले किसको प्राप्त हुआ और फिर ये हमारे तक कैसे पहुंचा, तो इसका उत्तर है कि जैसे हम वेदों की रचयिता के बारे में पूछें कि वेदों की रचना करने वाले कौन हैं, तो उत्तर आता है वेद भगवान ब्रह्मा के द्वारा रचे गए हैं। उसी प्रकार जितने भी बड़े बड़े ये ग्रंथ हैं, वेद मान लें, चाहे व्याकरण शास्त्र माने, छंद शास्त्र माने, इनके आदि प्रवक्ता भगवान ब्रह्मा को मानते हैं। तो व्याकरण शास्त्र के भी सर्वप्रथम जो प्रवक्ता हैं, सर्वप्रथम विद्वान भगवान ब्रह्मा ही माने जाते हैं। फिर भगवान ब्रह्मा से मनुष्यों तक ये ज्ञान कैसे पहुंचा, किस क्रम से पहुंचा, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अपना यह ज्ञान बृहस्पति को प्रदान किया, देवताओं के गुरु बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया, इंद्र ने भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ने ऋषियों को यह ज्ञान प्रदान किया, ऋषियों के द्वारा ब्राह्मणों को यह ज्ञान दिया गया और फिर आज हमारे पास यह ज्ञान पहुंच रहा है। इस तरीके से व्याकरण का ज्ञान पहले भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा से बृहस्पति, बृहस्पति से इंद्र, इंद्र से भारद्वाज, भारद्वाज से समस्त ऋषिगण और ऋषियों से ब्राह्मणों तक यह ज्ञान पहुंचा हुआ माना जाता है। फिर व्याकरण शास्त्र की चर्चा करें कि वर्तमान में जो हम व्याकरण पढ़ते हैं, उन व्याकरण के विद्वानों में सबसे प्रमुख नाम किन विद्वानों का आता है, तो जब हम संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत व्याकरण में 3 महान विद्वान हुए हैं जिनको त्रिमुनि के नाम से भी जाना जाता है। उनके नाम हैं पाणिनि, कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहते हैं, कात्यायन का ही दूसरा नाम है वररुचि, और पतंजलि। ये 3 विद्वान व्याकरण के त्रिमुनि कहलाते हैं। मुनित्रयम के नाम से इनको पुकारा जाता है। पाणिनि के द्वारा रचित एक रचना है अष्टाध्यायी। पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी है। ये संस्कृत व्याकरण का एक महान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कुल 8 अध्याय प्राप्त होते हैं। 8 अध्यायों को 32 चरणों में, जिनको पाद भी हम कह सकते हैं, 32 चरणों में विभाजित किया गया है। पूरी अष्टाध्यायी रचना में लगभग 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। यदि वास्तविक संख्या देखें सूत्रों की तो 3997 सूत्र इसमें लिखे गए हैं, जिनमें 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनको भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार से यह व्याकरण शास्त्र की सबसे एक प्रमुख रचना मानी जाती है। रचना का
नाम है अष्टाध्यायी, लेखक हैं पाणिनि। 8 अध्यायों के आधार पर इसका नाम अष्टाध्यायी रखा गया है। इसको 32 चरणों में पादों में विभाजित किया गया है। हर अध्याय में 4-4 पाद हैं। इस तरीके से 8 गुणा 4 32 चरण पाद इसमें प्राप्त होते हैं और लगभग 4000 सूत्र लिखे गए हैं। पाणिनि के बाद में दूसरे वैयाकरण हुए कात्यायन। पाणिनि के बाद में कात्यायन, जिनको वररुचि भी कहते हैं, इन्होंने क्या काम किया था? अष्टाध्यायी में जो सूत्र लिखे गए थे 4000, उनमें से लगभग 1500 सूत्रों को इन्होंने अलग किया और उन 1500 सूत्रों की समीक्षा करके उनका संशोधन करके अपने खुद के नियम बनाए, जिनको वार्तिक के नाम से पुकारा जाता है। तो कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों पर ही एक तरह से संशोधन का कार्य किया है, संशोधन करके अपने नियम बनाए हैं। वो नियम वार्तिक के नाम से जाने जाते हैं। वार्तिक लिखने के कारण ही कात्यायन को वार्तिककार के नाम से भी पुकारा जाता है। वार्तिकों का ही अलग नाम अनुतंत्र भी हो जाता है। वार्तिक भी कह सकते हैं, तो अनुतंत्र के नाम से भी इनको पुकारा जा सकता है। तो पाणिनि ने सूत्र लिखे, कात्यायन ने उनकी व्याख्या करके वार्तिक या अनुतंत्र लिख दिए। तीसरे विद्वान आते हैं पतंजलि। पतंजलि ने क्या काम किया था? इन्होंने भी पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो रचना है, उसमें जो सूत्र लिखे गए हैं, उन सूत्रों की सरल भाषा में व्याख्या प्रस्तुत की है और उन व्याख्या के द्वारा उनका जो ग्रंथ सामने आया, उस ग्रंथ को महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। पतंजलि के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है महाभाष्य, जो एक तरह से अष्टाध्यायी रचना की व्याख्या के रूप में लिखा गया है। इनके जो नियम लिखे गए हैं, उनको हम इष्टि के नाम से पुकारते हैं। पाणिनि के नियम सूत्र कहलाते हैं, कात्यायन के नियम वार्तिक कहलाते हैं और पतंजलि के द्वारा लिखे गए नियम इष्टि के नाम से जाने जाते हैं। पतंजलि ने ही अपने महाभाष्य ग्रंथ में व्याकरण के लिए एक लक्षण प्रतिपादित किया है। व्याकरण क्या है? तो उन्होंने लिखा है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, यह कथन किस विद्वान का है? तो उत्तर होगा पतंजलि का। इसमें लक्ष्य का मतलब क्या है? जो लक्ष्य शब्द आया है उसका अर्थ तो है उदाहरण, लक्ष्य यानी उदाहरण, और जो लक्षण शब्द आया है उसका अर्थ है सूत्र। तो सूत्र भी हैं, उदाहरण भी हैं। सूत्र और उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत व्याख्या ही व्याकरण है। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ऐसा पतंजलि ने लिखा है। उसके बाद में हम चलें तो आता है कि महर्षि पतंजलि, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी और एक पाणिनि को भी ले सकते हैं। शुरू में पाणिनि, फिर पतंजलि, फिर किशोरीदास वाजपेयी। ये तीनों विद्वान ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने व्याकरण को शब्दानुशासन कह करके पुकारा है। कभी पूछ लिया जाए कि व्याकरण को शब्दानुशासन कहने वाले विद्वान कौन हैं, तो पहले पाणिनि, पाणिनि के बाद में पतंजलि और पतंजलि के बाद में विद्वान हिंदी में हुए आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। इन तीनों विद्वानों ने ही व्याकरण को शब्दानुशासन कह करके पुकारा है। इनमें से आचार्य किशोरीदास वाजपेयी हैं, उन्होंने व्याकरण को भाषा का भूगोल भी कह करके पुकारा है। कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्याकरण को भाषा का भूगोल किसने कहा, तो उत्तर होगा किशोरीदास वाजपेयी। शब्दानुशासन किसने कहा, तब तो तीनों नाम आएंगे, पाणिनि भी आएगा, पतंजलि भी आएगा और किशोरीदास वाजपेयी का नाम भी आएगा। लेकिन भाषा का भूगोल किसने कहा, तो उत्तर होगा किशोरीदास वाजपेयी। फिर एक पाश्चात्य विद्वान हैं डॉक्टर स्वीट महोदय, इन्होंने व्याकरण को भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण कह करके पुकारा है। प्रश्न कभी पूछ लिया जाए कि व्याकरण को भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण कहने वाले विद्वान कौन है, तो उत्तर होगा डॉक्टर स्वीट। फिर देखिए, हम आपसे पूछें कि अंग्रेजी में व्याकरण को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में व्याकरण को क्या कहते हैं, तो उत्तर होता है ग्रामर। ग्रामर के नाम से पुकारते हैं और उसकी स्पेलिंग देखें तो GRAMMAR इसकी स्पेलिंग होती है। अब इसको उल्टी साइड से लिखना शुरू कर दें, इधर से पहले R, फिर AMRAM, फिर MARG। इसमें देखें तो उल्टी साइड से RAMMARG। तो इसको हम पढ़ें तो जगह राम मार्ग, राम यानी सुंदर, मार्ग यानी रास्ता, यानी किसी भी भाषा को सीखने का
जो सबसे सुंदर मार्ग है, सुंदर रास्ता है, या यूं कहें सर्वश्रेष्ठ तरीका है, वो व्याकरण ही हो सकता है। व्याकरण के बिना हम भाषा को सीख नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्याकरण को भाषा सीखने का राम मार्ग या सर्वश्रेष्ठ मार्ग, सर्वश्रेष्ठ माध्यम भी माना जाता है। हम अगले चरण में पढ़ें तो व्याकरण को भाषा का मेरुदंड भी कहा जाता है। अपने रीढ़ की हड्डी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर से रीढ़ की हड्डी को अलग कर दिया जाए तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार भाषा से व्याकरण को अलग कर दिया जाए तो फिर भाषा का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए व्याकरण को भाषा का मेरुदंड भी कहा जाता है। फिर आता है एक ग्रंथ है जिसका नाम है ऋक् संहिता ग्रंथ। ऋक् संहिता ग्रंथ में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना गया है, एक बैल के रूप में माना गया है। व्याकरण तो एक वृषभ है, बैल है। इस बैल के 4 सींग हैं, 3 पैर हैं, 2 सिर हैं और 7 हाथ हैं। ये जो वृषभ है, व्याकरण रूपी वृषभ, इसके 4 सींग माने गए हैं, 3 पैर होते हैं, 2 सिर होते हैं और 7 हाथ होते हैं, और इसको 3 जगह से बांधा गया है। इस व्याकरण रूपी वृषभ को कितनी जगह से बांधा गया है? 3 जगह से बांधा गया है। ऋक् संहिता में लिखा गया है कि चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा दवे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश है। इसमें लिखा गया है चत्वारि श्रृंगा। अब ये 4 सींग, 3 पैर, 2 सिर, ये क्या है? तो देखिए 4 सींग से क्या तात्पर्य होता है। व्याकरण तो वृषभ बैल हो गया, उसके व्याकरण के 4 सींग कौन से हैं? 4 सींग हैं। पहला नाम, नाम से क्या तात्पर्य है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये तीनों ही नाम के नाम से पुकारे जाते हैं। संस्कृत में व्याकरण में इनको नाम कह सकते हैं। दूसरा है आख्यात। आख्यात का तात्पर्य है क्रिया से, आख्यात क्रिया से है। हम विकारी शब्द हिंदी में पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों नाम कहलाते हैं और क्रिया को आख्यात कहते हैं। इसके अलावा एक उपसर्ग और निपात जो अव्यय शब्दों का रूप है, निपात। तो ये 4 तत्व 4 सींग के रूप में माने गए हैं। 4 सींग कौन कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। कुछ विद्वानों ने इन 4 की जगह 2 नाम अलग और प्रतिपादित किए हैं। वो क्या है? एक तो है सुबंत। राम शब्द हम बोलते हैं राम है, रामो, रामः, तो ऐसे शब्द रूप हैं वो सुबंत कहलाते हैं। तिगंत धातुरूप बोलते हैं, पढ़ती, पढ़ते, पठंती, तो ये तिगंत धातुरूप तिगंत हैं। और उपसर्ग और निपात 2 वो के वो ले गए हैं। तो सुबंत, तिगंत, उपसर्ग और निपात, इन 4 को हम 4 सींगों के रूप में मान सकते हैं। तो ऊपर वाले 4 तत्व भी हो सकते हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये 4 सींग हैं, अथवा सुबंत, तिगंत, उपसर्ग, निपात, ये 4 श्रृंग सींग माने गए हैं। फिर त्रयः पादाः, 3 पैर व्याकरण रूपी वृषभ के 3 पैर हैं, वो कौन कौन से हैं? तो उत्तर होता है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये जो 3 काल हैं, इन तीनों कालों को 3 पैरों के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर आते हैं 2 सिर हैं। ये 2 सिर कौन कौन से हैं? तो 2 सिरों में हम एक तो सुप प्रत्यय और एक तिंग प्रत्ययों को ले लेते हैं। शब्दों के साथ में सु, औ, जस आदि सुप प्रत्यय जोड़ते हैं, राम है, रामो, रामा बनाने के लिए। धातुओं के साथ तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं, पढ़ती, पढ़ते, पठंती में तिप, तस, जी जैसे प्रत्यय जोड़ते हैं। तो ये सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय ही 2 सिर के रूप में माने गए हैं। इनमें भी मतभेद मिलता है। कुछ विद्वानों ने एक नित्य और अनित्य को भी 2 सींगों के रूप में स्वीकार किया गया है। नित्य शब्द स्फोट कहलाता है, अनित्य वेखरी के नाम से भी जाना जाता है। इनको 2 सिरों के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर 7 हाथ क्या है? 7 हाथ किसको कहा गया है? तो शब्दरूप बनाते समय हम 7 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं संस्कृत में। इन 7 विभक्तियों को ही 7 हाथों के रूप में माना गया है। व्याकरण रूपी वृषभ के 7 हाथ हैं। वो 7 हाथ कौन कौन से हैं? 7 विभक्तियां, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये 7 विभक्तियां ही 7 हाथ हैं। फिर इस वृषभ, व्याकरण रूपी वृषभ को 3 जगह से बांधा गया है।
वो कहाँ कहाँ से बांधा जा सकता है। पहला उर है, वक्षस्थल से बांधा गया है, फिर कंठ है, कंठ से बांधा गया है, फिर सिर है, सिर से इसको बांधा गया है। 3 जगह से इसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो ये व्याकरण रूपी वृषभ की कल्पना ऋक् संहिता ग्रंथ में हमें प्राप्त होती है। अब चलते हैं कि व्याकरण के कार्य क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता है या व्याकरण हम क्यों काम में लेते हैं, इसके कार्य क्या हैं। तो विद्वानों के द्वारा व्याकरण शास्त्र के 6 प्रमुख कार्य माने गए हैं। 6 कार्य हैं: शब्द की रचना करना, भाषा की रचना करना, साधु यानी शब्दों का सही तरीके से निरूपण करना, भाषा का विश्लेषण करना, नियम का निर्धारण करना और शुद्ध प्रयोग करना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। ये 6 कार्य प्रमुख रूप से व्याकरण के कार्य माने गए हैं। तो व्याकरण के कितने कार्य होते हैं? 6 कौन से हैं? शब्द रचना, भाषा रचना, साधु शब्दों का निरूपण करना, भाषा का विश्लेषण करना, नियमों का निर्धारण करना या भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर कि व्याकरण शब्द में लिंग कौन सा होता है। जब वाक्य का प्रयोग करें तो मुझे हिंदी की व्याकरण कठिन लगती है या मुझे हिंदी का व्याकरण कठिन लगता है, इन दोनों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ध्यान दें, व्याकरण शब्द में लिंग कौन सा है। अगर संस्कृत में प्रश्न आता है तो संस्कृत में तो व्याकरण शब्द नपुंसकलिंग में माना गया है। अब हिंदी में नपुंसकलिंग होता नहीं है तो हिंदी में व्याकरण शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में माना गया है। दोनों में अलग अलग उत्तर देना है। अगर संस्कृत के प्रश्नों में आ जाए कभी कि व्याकरणम इति इत्यस्मिन् शब्दे का लिंग है तो उत्तर होगा नपुंसक लिंग। और हिंदी में आ जाए कि व्याकरण शब्द किस लिंग का है तो उत्तर होगा पुल्लिंग का है। मुझे हिंदी का व्याकरण अच्छा लगता है, कठिन लगता है, यह वाक्य ही शुद्ध माना जाएगा। अगर हमने बोल दिया हिंदी की व्याकरण कठिन लगती है तो वाक्य ही गलत हो जाएगा। अब चलते हैं कि व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता है या नहीं है तो क्यों है, इसके भी संबंध में विद्वानों के क्या मत माने जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता के संबंध में 3 मत विद्वानों के प्रचलित हैं। कुछ विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि भाषा के साथ व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ विद्वान कहते हैं कि भाषा के लिए व्याकरण के शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। और कुछ ऐसे कहते हैं कि साथ साथ में व्याकरण का शिक्षण चलते रहना चाहिए। इन 3 सिद्धांतों को हम प्रतिपादित करते हैं। उनके नाम आते हैं। पहला सिद्धांत कहलाता है व्याकरणातिरेक का सिद्धांत, व्याकरणातिरेक का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत आता है उसको कहते हैं अव्याकृति सिद्धांत, अव्याकृत सिद्धांत के नाम से पुकारा जाता है। और तीसरा जो सिद्धांत इसमें आता है उसको हम कहते हैं संयोग सिद्धांत। व्याकरण की आवश्यकता है या नहीं, इसके संबंध में विद्वानों के 3 मत प्रचलन में हैं। और वो 3 मत कौन कौन से माने जाते हैं। पहला हम पढ़ते हैं व्याकरणातिरेक का सिद्धांत। ये कहते हैं कि व्याकरण का ज्ञान दिया जाना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान दिया जाना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा सिद्धांत जो है अव्याकृत सिद्धांत, वो कहते हैं कि भाषा में व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। और संयोग सिद्धांत कहता है कि भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान चलते रहना चाहिए, दोनों साथ साथ चलें। तो देखिए प्रथम मत क्या है। प्रथम मत व्याकरणातिरेक का सिद्धांत कहता है, इस मत के समर्थक औपचारिक शिक्षा पर बल देते हैं। वे मानते हैं कि व्याकरण शिक्षण से मानसिक अनुशासन प्राप्त होता है, कि व्याकरण पढ़ाएंगे तो मानसिक अनुशासन की प्राप्ति होगी। सूत्रों को कंठस्थ करेंगे तो सूत्रों के कंठस्थीकरण से स्मरण शक्ति का, तर्क शक्ति का, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। इसलिए व्याकरण को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण से भाषा पर पूर्णाधिकार भी प्राप्त होता है। ऐसा कहने वाला मत है, उसका नाम है व्याकरणातिरेक का सिद्धांत। दूसरा मत विद्वानों का है जिसको हम कहते हैं अव्याकृत सिद्धांत। ये अव्याकृत सिद्धांत क्या है, ये क्या कहते हैं। इस मत के समर्थक कहते हैं कि व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं है, व्याकरण शिक्षण आवश्यक ही नहीं है, अपितु भाषा मौखिक विधि से अथवा संरचनात्मक वाक्यों की रचना करते हुए पढ़ाए जाने पर सुनने, बोलने, पढ़ने व लिखने से स्वयं ही समझ में आ जाती है। मौखिक रूप से हम बोलते हैं तो ही व्याकरण समझ में आ जाती है। कभी प्रश्न पूछा जाए कि हम पहले भाषा सीखते हैं या व्याकरण सीखते हैं,
तो सीधा सा उत्तर है भाषा व्याकरण से पहले सीखी जाती है। बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो जैसे अपने परिवार के लोग बोलते हैं वैसे ही बच्चा बोलना सीख जाता है। उसे कोई ये नहीं कहता कि तुम पहले संज्ञा को बोलो, कर्ता बोलो, फिर कर्म बोलो, फिर क्रिया बोलो, ऐसा कोई नहीं सिखाता, वह अपने आप सीख जाता है। इसलिए भाषा है वो व्याकरण से पहले सीखी जाती है। तो भाषा केवल अनुकरण से आती है, व्याकरण का विषय है वो अत्यधिक दुरूह है, नीरस है, शुष्क है। इसलिए छात्र जब आरंभ में ही व्याकरण के नियमों को कभी शब्द रूप पढ़ेगा, कभी धातु रूप पढ़ेगा, कभी विभक्तियों को पढ़ेगा, इनको कंठस्थ करेगा तो वो बड़ी ही क्लिष्ट उनको लगने लग जाएगी। इससे क्लिष्टता का बालक को अनुभव होगा और इससे वो क्या होगा, वह भाषा अध्ययन के प्रति निरुत्साहित होने लग जाएगा। इसलिए हमें व्याकरण शिक्षण नहीं करवाना चाहिए। यह सिद्धांत अव्याकृत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा मत आता है सहयोग सिद्धांत। ये क्या है? इस मत को हम समन्वयात्मक मत भी कह सकते हैं। इसमें उपर्युक्त दोनों मतों का समावेश कर दिया गया है। एक व्याकरणातिरेक और अव्याकृत दोनों का समावेश किया गया है सहयोग सिद्धांत में। इस मत के समर्थक कहते हैं कि व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना आवश्यक है, किंतु इसका शिक्षण रुचिकर होना चाहिए। रुचिकर तरीके से छात्रों को व्याकरण पढ़ाया जाना चाहिए। नियमों को रटने की अपेक्षा व्याकरण के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए कि केवल नियम नहीं रटवाने हैं, व्याकरण का वाक्य प्रयोग करते हुए हमें उनको ज्ञान देना चाहिए। प्रयोग के बाद में ही नियमों का ज्ञान उनको प्रदान किया जाना चाहिए। इस तरीके से व्याकरण की आवश्यकता उपादेयता के संबंध में 3 मत माने जाते हैं। पहला है व्याकरणातिरेक सिद्धांत, जो कहता है कि व्याकरण शिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता होती है, व्याकरण की शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए। दूसरा है अव्याकृत सिद्धांत, तो वो कहता है कि व्याकरण की शिक्षा दी ही नहीं जानी चाहिए, भाषा अपने आप सीखी जानी चाहिए। और तीसरा मत सहयोग सिद्धांत दोनों का समन्वय कर देता है कि भाषा में व्याकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन देने का तरीका रुचिकर होना चाहिए। अब चलते हैं व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता क्या है। प्रश्न आ जाता है व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता क्या है, तो उसका उत्तर होगा भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना। बालक हैं, बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना ही व्याकरण शिक्षण की विशिष्टता मानी जाती है। फिर चलते हैं व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है, व्याकरण क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, इसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों में हम कई छोटी छोटी बातों को ले सकते हैं। पहला है कि व्याकरण से बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाया जाता है, तो भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना व्याकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा बालकों को शब्द एवं वाक्य की रचना का ज्ञान करवाना भी व्याकरण का उद्देश्य होता है। बालकों को शब्द रूप एवं धातु रूप का ज्ञान करवाना भी व्याकरण का एक प्रमुख उद्देश्य है। बालकों में तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति का विकास करना भी एक उद्देश्य माना जा सकता है। अथवा उनको शुद्ध वाचन करना, पठन करना, लेखन करना, इनका ज्ञान करवाना भी व्याकरण का एक उद्देश्य होता है। इन सबके साथ साथ बालकों के शब्दकोश में वृद्धि करना भी व्याकरण शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा एक और प्रमुख उद्देश्य आता है, वह है बालकों में भाषा के चारों मूलभूत कौशलों का क्रमबद्ध विकास करना। भाषा के चारों मूलभूत कौशलों का क्रमबद्ध विकास करना भी व्याकरण शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। चारों मूलभूत कौशल कौन कौन से हैं? इनमें नाम आता है सुबोपली। 4 मूलभूत कौशल हैं सुबोपली। सुबोपली का मतलब सु यानी सुनना, बो यानी बोलना, पै यानी पढ़ना, ली यानी लिखना। सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। संस्कृत में बोलें तो सुनना यानी श्रवणम, बोलना भाषणम, पढ़ना पठनम, लिखना लेखनम। ये भाषा शिक्षण के
4 मूलभूत कौशल माने जाते हैं, जिनका सही क्रम है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। एक विदुषी हुई है मोंटेसरी। मोंटेसरी ने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूर किया है। कभी अपन से पूछ लिया जाए कि भाषा के मूलभूत कौशलों का सही क्रम है, तब तो ये बता देंगे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लेकिन मारिया मोंटेसरी के अनुसार इनका क्रम क्या है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर तीसरा और चौथा क्रम चेंज हो जाएगा। पहला दूसरा सुनना बोलना तो यथावत रहेंगे। मोंटेसरी ने लिखना को पहले लिया है, पढ़ना को बाद में ले लिया है। तो मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछें तो सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना यह क्रम माना जाएगा। और बिना किसी नाम के पूछ लिया जाए तो फिर यह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम सही माना जाएगा। ये तो सामान्य उद्देश्य हुए हैं। अब जो महाभाष्य के रचयिता हैं महर्षि पतंजलि, उनकी तरफ से भी व्याकरण के उद्देश्य बताए गए हैं और इन्होंने 5 उद्देश्य निर्धारित किए हैं, 5 प्रयोजन बताए हैं। वो 5 प्रयोजन कौन कौन से हैं? रक्षो हागम लघ्व संदेहा, रक्षो हागम लघ्व संदेहा। रक्षा उ है, आगम लघु असंदेह। संधि विच्छेद करें तो रक्षा उ है, आगम लघु असंदेह है। ये व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं। रक्षा का तात्पर्य क्या है, रक्षा किसे कहते हैं? तो इसको यदि पढ़ें तो रक्षा से तात्पर्य है वैदिक ज्ञान की रक्षा करना, वेदों में जो ज्ञान है उसकी रक्षा करना व्याकरण का प्रयोजन है। उ है यानी नवीन शब्दों की रचना करना, नए नए शब्द बनाना भी व्याकरण का प्रयोजन है। आगम मतलब पठन में निरंतरता बनाए रखना, निरंतर पठन का अभ्यास होना भी एक व्याकरण का प्रयोजन है। लघु यानी संक्षिप्तता लाना, व्याकरण में सूत्र होते हैं और सूत्र हमेशा संक्षिप्त रूप में बनाए जाते हैं, तो लघु संक्षिप्तता लाना भी इसका प्रयोजन है। और असंदेह यानी वैदिक शब्दों के विषय में कोई शंका उत्पन्न हो जाए तो उनका समाधान करना भी व्याकरण का प्रमुख प्रयोजन है। इस तरीके से पतंजलि के अनुसार 5 प्रयोजन माने गए हैं। रक्षा, उ है, आगम, लघु, असंदेह, ये 5 प्रयोजन माने जाते हैं। फिर चलते हैं व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी काम में ली जा सकती हैं, व्याकरण की कौन कौन सी विधियां कैसे कैसे काम में ली जाती हैं, इसके अंतर्गत चलते हैं। तो पहले अपन नाम ले लेते हैं। एक तो आती है आगमन विधि। वैसे हम देखें तो व्याकरण की जितनी भी विधियां हैं उनको हम 3 श्रेणी में बांटेंगे। पहली प्राचीन विधियां, दूसरी है वो अर्वाचीन विधियों के नाम से है, और इन दोनों के अलावा बच गई वो अन्य विधि के नाम से पढ़ी जाएगी। प्राचीन विधियां, अर्वाचीन यानी आधुनिक विधियां और अन्य विधियां। व्याकरण की प्राचीन विधियां कौन कौन सी हैं? उनमें नाम आता है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र या कंठस्थीकरण विधि, एक पारायण विधि, एक भाषा संसर्ग या अव्याकृति विधि, इसके अलावा अर्थावबोधन या वाद विवाद विधि, एक अन्वय व्यतिरेक विधि और एक व्याख्या विधि। ये अलग अलग प्रकार की विधियां हैं जो प्राचीन काल में काम में ली जाती थी। इनमें से आगमन निगमन इन दो को एक साथ मिलाकर के आधुनिक श्रेणी की नई विधि बना ली गई है, वो है आगमन निगमन विधि। इसके अलावा एक है समवाय या सहयोग विधि और एक पाठ्य पुस्तक विधि, ये आधुनिक विधियों के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। इनके अलावा भी आधुनिक युग में एक और विधि हम काम में लेते हैं, अनौपचारिक या सैनिक विधि के नाम से भी पढ़ सकते हैं। तो ये विधियां क्या हैं, किस प्रकार से इनमें शिक्षण कार्य करवाया जाता है, इनका तरीका क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये शिक्षण विधि का पहला भाग आज हमने पढ़ा है। इस भाग को अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आगे से आगे शेयर करते रहें, जिससे रीट के सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। हम सभी प्रकार की शिक्षण विधियां अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपके सामने लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।